फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आरना की दुनिया। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में मैथ्स के एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नेम है रेशियो एंड प्रपोर्शन। सो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, फैमिली फ्रेंड्स से शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। एंड अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको बताने की पूरी कोशिश करूँगी। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको कोई और सब्जेक्ट भी समझाऊँ तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं रेशियो के बारे में। पहले हम रेशियो के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम प्रपोर्शन पढ़ेंगे। सो सबसे पहले व्हाट इज रेशियो, रेशियो आखिर है क्या। सो रेशियो जो होता है वो होता है टू या उससे ज़्यादा क्वांटिटीज़ का जो सेम यूनिट सेम काइंड की उनका कंपैरिजन। सेम काइंड से मेरा यहाँ पर क्या मतलब है, सेम काइंड से मेरा यहाँ पर मतलब है जैसे कि मान लीजिए हमारे पास 1 kg में है और 1 लीटर्स में है कोई क्वांटिटी, तो उनका कभी भी रेशियो नहीं हो सकता। सेम काइंड क्यों चाहिए, नहीं 1 kg में, 1 लीटर में, 1 सेंटीमीटर में और 1 किलोग्राम्स में। ये किलोग्राम्स और किलोग्राम से आपका ग्राम्स भी हो सकता है क्योंकि हम किलोग्राम्स को ग्राम्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, पर ये नहीं 1 किलोग्राम्स और 1 लीटर है, ये दोनों एकदम अलग हैं। तो इनका कंपैरिजन हम कभी भी रेशियो में नहीं कर सकते हैं। अब एक एग्जांपल से मैं आपको समझा देती हूँ, इससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। मान लीजिए हमें केक बेक करना है, इसके लिए हमें 2 kgs ऑफ फ्लावर चाहिए एंड 1 kg ऑफ शुगर चाहिए। तो अगर हम इसका रेशियो लिखें तो देखिए यूनिट क्या है, केजी है, सेम यूनिट है। तो बार बार जब हम यूनिट को लिखने के बजाय हम रेशियो को इस टाइप से लिख सकते हैं 2:1। 2:1 जब हम लिखेंगे तो अंडरस्टूड है कि हमें 2 kg ऑफ फ्लावर चाहिए एंड 1 kg ऑफ शुगर चाहिए। सो 2:1 इसका 2 kg ऑफ फ्लावर एंड 1 kg ऑफ शुगर का रेशियो हो जाएगा, और क्योंकि ये सेम यूनिट का है। और जो नेक्स्ट चीज़ होती है वो ये होती है कि जब भी हम रेशियो लिखते हैं तो हम यूनिट नहीं लिखते। जैसे कि मान लीजिए किलोग्राम्स, तो मैंने ऐसे नहीं लिखा 2 किलोग्राम्स इज टू 1 किलोग्राम्स, मैंने ऐसे तो नहीं लिखा, मैंने लिखा 2:1। ये वाला जो है ये रॉन्ग है। सो अगर हम ऐसे लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये रॉन्ग हो जाएगा। राइट वे ये वाला है 2:1। तो जब भी फर्स्ट पॉइंट रेशियो 2 या 2 से ज़्यादा क्वांटिटीज जो कि सेम काइंड या सेम यूनिट की होनी चाहिए उनका कंपैरिजन होता है। रेशियो इज द कंपैरिजन ऑफ 2 और मोर क्वांटिटीज ऑफ द सेम काइंड, ये आप इसको शॉर्ट में कह सकते हैं। ये फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट हमारा, जब भी हम रेशियो लिखते हैं तो हम कभी भी यूनिट नहीं लिखते। रेशियो में जब भी हम आंसर देते हैं या कुछ भी करते हैं रेशियो के साथ, हम कभी भी यूनिट नहीं लिखते, हम इस टाइप से लिखते हैं। जब हम जो क्वांटिटी का नंबर है वो लिखते हैं, कभी भी यूनिट नहीं लिखते हैं रेशियो में। ये इसका सेकेंड पॉइंट है। जो नेक्स्ट पॉइंट मैं भी आपको बताने वाली हूँ, थर्ड पॉइंट, वो है हमारा जैसे कि हमें एक रेशियो दिया है 6:3। ये हमारे पास एक रेशियो है। हमारे पास मान लीजिए केक बेक करने का आप एग्जाम्पल ले लीजिए, हमें 6 kg ऑफ फ्लावर एंड 3 kg ऑफ शुगर चाहिए, जिसका हमने रेशियो बना दिया 6:3। अब हमें क्वेश्चन में बोला गया है कि हमें इस रेशियो को सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लेना है। देखिए, जब भी हम कोई रेशियो के क्वेश्चन का आंसर देते हैं, कोई भी क्वेश्चन है, किसी भी टाइप का क्वेश्चन दिया है, आप उसका रेशियो में आंसर दे रहे हैं, तो आप हमेशा जो भी रेशियो आ रहा है अगर वो सिंपलेस्ट फॉर्म में हो सकता है तो आप उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करके दीजिए। अगर आपको सिंपलेस्ट फॉर्म करना नहीं आता है, सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे करते हैं, तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं, मैं उस पर वीडियो लेकर आ जाऊंगी। सो हम जब भी रेशियो का आंसर देते हैं, किसी भी क्वेश्चन में हमें रेशियो में लेकर आंसर निकालना है, या फिर हमें स्पेसिफिकली बोला है कि हमें इस रेशियो को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है, तो हम हमेशा रेशियो को सिंपलेस्ट फॉर्म में करके लिखते हैं। किसी भी रेशियो क्वेश्चन का आंसर में हमेशा उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में ही लिखते हैं। तो अब हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लेंगे 6:3। तो हम इसको सिंपली से डिवाइड में लेकर सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लेंगे, जैसे कि 6/3। जैसे हम फ्रैक्शन का सिंप्लीफाई करते हैं वैसे ही करेंगे। अगर आपको सीखना है तो आप कमेंट में बता दीजिएगा। अब यहाँ पर हम इसको कट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। 3 1 3, 3 2 6, 2 आ गया, 1 आ गया, 2:1 इसका सिंपलेस्ट फॉर्म हो जाएगा। ये इसका आंसर है। सो ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट, हम हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में कर आंसर को देते हैं। जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वो ये है, जब भी हम अभी आप देख रहे होंगे जितना भी बार लिखा, जैसे 6:3 लिखा, 2:1 लिखा, या कोई भी और रेशियो हम ले लें, तो मैं हमेशा एक साइन लगा रही हूँ बीच में, ये 2 डॉट्स का आप देख रहे होंगे। सो इस 2 डॉट्स का क्या मतलब है, ये रेशियो का साइन होता है। ये 2 डॉट्स जब भी हम रेशियो लिखते हैं तो दोनों डिजिट्स के बीच में ये साइन लगाते हैं, ये रेशियो का साइन होता है, जिसको हम बोलते हैं is2। इस साइन को हम बोलते हैं is2। तो ये 2:1 का क्या मतलब है, हमने यहाँ पर ये डॉट लगाया, इसका मतलब है 2:1। अब हम is2 ऐसे वर्ड्स में लिखते नहीं है, इस डॉट्स को हम is2 बोलते हैं। ये रेशियो का साइन है, हमेशा रेशियो लिखने में इस साइन को लगाते हैं। सो जैसे कि हमारे पास, अब मैं आपको एग्जांपल दे देती हूँ। मान लीजिए हमारे पास है 18:6। हमें इसको रेशियो को सिंपलेस्ट फॉर्म में कर देना है, हमें इसका आंसर निकालना है। तो हम क्या कर देंगे, 18/6 सिंपली इसको सिंप्लीफाई करेंगे। 6 1 6, 6 3 18, आंसर 3:1 आएगा। नेक्स्ट हमारी जो प्रॉपर्टी है वो है साइन 3
हम इसका रेशियो का साइन लगाएंगे 1:1 और ये हमारा जो है आंसर आ जाएगा सिंपलेस्ट फॉर्म में। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। आज की वीडियो में हमने रेशियो समझ लिया है, नेक्स्ट वीडियो में हम प्रपोर्शन समझने वाले हैं। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। एंड अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आप मुझसे कोई और सब्जेक्ट भी समझना चाहते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपको वो भी समझाने की पूरी कोशिश करूंगी। एंड प्लीज़ फ्रेंड्स, आप मेरी वीडियोस देखते तो हैं बट लाइक करे बिना ही चले जाते हैं, तो लाइक ज़रूर करिएगा, फैमिली फ्रेंड्स का शेयर भी कर दीजिएगा। और अगर आप अभी चैनल पर न्यू आए और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब भी करिएगा और बेल आइकन भी हिट कर दीजिएगा ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आ सके। सो बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आरना की दुनिया। सो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम लोग मैथ से रिलेटेड टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नेम है रेशियो एंड प्रपोर्शन। इसका हमने ऑलरेडी मैंने एक पार्ट अपने चैनल पर अपलोड कर दिया जिसमें हमने ऑलरेडी रेशियो समझ लिया था। आज इस वीडियो में हम लोग प्रपोर्शन समझने वाले हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सो बेसिकली हमने समझ लिया था कि रेशियो क्या होता है। रेशियो दो या उससे ज्यादा क्वांटिटीज जो कि सेम काइंड सेम यूनिट की उनका कंपैरिजन होता है, ये मैंने आपको बता दिया था। और रेशियो से रिलेटेड सारी प्रॉपर्टीज सारे पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए थे। आज हम, अगर आपने वो वीडियो अब तक नहीं देखी तो वो जरूर देखिए। प्रपोर्शन पूरा पूरा रेशियो से ही रिलेटेड। अगर आपने अभी तक वो ही नहीं समझा है तो आपको ये प्रपोर्शन समझ में नहीं आने वाला है। मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए अब हम प्रपोर्शन समझ लेते हैं। सो प्रपोर्शन क्या होता है? प्रपोर्शन होता है जब टू या टू से ज्यादा रेशियोज एक दूसरे के इक्वल होते हैं, तब हम कहते हैं दैट द रेशियोज आर इन प्रपोर्शन। मतलब कि मान लीजिए हमारे पास एक रेशियो है 2:6 एंड 9:3। अब हमें पता करना है ये एक दूसरे के इक्वल हैं या नहीं। अगर ये हम कैसे पता करेंगे वो मेथड मैं अभी आपको बताऊंगी। वही प्रपोर्शन का फॉर्मूला होता है, वो मैं अभी आपको बताऊंगी। जब हम उस मेथड से पता कर लेंगे कि ये दोनों रेशियोज एक दूसरे के इक्वल हैं या नहीं, तब अगर ये इक्वल होंगे सो फिर हम बोलेंगे दे आर इन प्रपोर्शन। अगर टू या टू से ज्यादा भी हो सकते हैं, जैसे मान लीजिए और ले तो मैं 12:6 और जितने भी रेशियो, कितने भी रेशियो हो सकते हैं, तो अगर रेशियो एक दूसरे के इक्वल हैं तो वो प्रपोर्शन में होते हैं। अब हम पता कैसे करेंगे कि जो रेशियोज है वो एक दूसरे के इक्वल हैं या नहीं? तो देखिए, इसका एक फॉर्मूला होता है। मान लीजिए पहले हमें उसके बारे में थोड़ा सा समझना पड़ेगा। मान लीजिए हमारे पास है 2:6 एंड 9:3। या हमारे पास टू रेशियोज है, हमें पता करना है कि इक्वल हैं या नहीं। तो इसके बारे में कुछ टर्म्स हैं, वो मैं आपको पहले बताती हूँ। तो देखिए, पहले मैं कॉमा हटा देती हूँ। 2:6 एंड 9:3 हमारे पास है। अब जब एक रेशियो होता है, उसका जो एक डिजिट होता है उसको हम टर्म कहते हैं। मान लीजिए 2:6 एक रेशियो है, ये 2 इसका टर्म है और 6 भी इसका एक टर्म है। तो एक रेशियो जब होता है उसमें जितने भी डिजिट्स होते हैं वो डिजिट्स रेशियो के टर्म कहलाते हैं। तो एक डिजिट जो रेशियो का होता है वो उसका टर्म होता है। अब टर्म्स के कुछ नेम्स भी होते हैं, जैसे कि 2:6 एंड 9:3 हमारे पास है। अब ये चारों ही रेशियोज के एक एक टर्म है इंडिविजुअली देखा जाए तो, बट ये जो 6 है और ये जो 9 है इनको हम कहते हैं मीन टर्म्स। क्यों कहते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। इसको हम कहेंगे मीन टर्म्स। सो मीन क्यों कहते हैं मैंने, वो इसलिए कहते हैं हम क्योंकि जब रेशियो जो होते हैं उनके जो मिडिल टर्म्स होते हैं, जैसे 2:6 ये एक रेशियो है, फर्स्ट रेशियो का लास्ट डिजिट, और जो सेकंड रेशियो होता है उसका जो फर्स्ट डिजिट है 9:3 का 9। तो फर्स्ट रेशियो का लास्ट डिजिट एंड सेकंड रेशियो का फर्स्ट डिजिट, ये क्या है? मिडिल टर्म्स है। ये 2 और 3 कॉर्नर्स पर है, ये क्या होगा? साइड टर्म्स हो गए। और ये 6 और 9 2 और 3 के मिडल में है, ये मिडिल टर्म्स हो गए। तो जो मिडिल टर्म्स होते हैं हम उन्हें कहते हैं मीन्स। क्या कहते हैं हम? मीन्स। ये 6 और 9 मीन्स है। जो साइड टर्म्स होते हैं इनका ऑफिशियल नेम साइड टर्म्स नहीं होता है। मैंने जस्ट आपको समझाने के लिए बताया कि साइड टर्म्स और मिडिल टर्म्स क्या होता है। इनका ऑफिशियल नेम ये नहीं है, इनको हम ऐसे नहीं बोलते हैं। अब मान लीजिए कॉर्नर वाले जो साइड के टर्म्स है उनको क्या बोलते हैं? उनको हम बोलते हैं एक्सट्रीम्स। ये 2 और जो 3 है ये है, तो ये जो 2 और 3 है ये क्या है? ये है एक्सट्रीम्स। सो जो साइड कॉर्नर वाले जो टर्म्स होते हैं वो एक्सट्रीम्स होते हैं, जो मिडिल के टर्म्स होते हैं वो मीन्स होते हैं। ये हमने भी समझ लिया। अब हमें ये पता चल गया कि मिडल वो मीन और एक्सट्रीम क्या होता है। अब हमें ये पता करना है कि प्रपोर्शन में है या नहीं, तो इसका एक फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है? फॉर्मूला होता है, मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख देती हूँ पहले, फिर मैं आपको समझाऊंगी। फॉर्मूला जो होता है इसका वो होता है प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू
प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। सो हमें जब पता करना है कि टू रेशियोज प्रोपोर्शन में है नहीं, तो उसका फॉर्मूला होता है प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। यहाँ पर मैंने लिख दिया है, आप लोग देख सकते हैं। सो अब इसका क्या मतलब होता है, इसका प्रोडक्ट का क्या मतलब होता है, जब टू नंबर्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं, जब नंबर्स को हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, तो जो भी आंसर आता है उसको हम उनका प्रोडक्ट कहते हैं। प्रोडक्ट ऑफ मीन्स यानी जो मीन टर्म मैंने अभी आपको समझाया था, वो उन दोनों को मल्टीप्लाई करके, और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम जो साइड टर्म यानी कि एक्सट्रीम टर्म्स से उनको मल्टीप्लाई कर जो आंसर आता है, अगर वो एक दूसरे के इक्वल है, मान लीजिए इधर कोई आंसर आया, जो भी आया 8 आया, मान लीजिए इधर दो मीन्स को हमने मल्टीप्लाई करा और 8 आ गया, इधर प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम मान लीजिए हमने 2 एक्सट्रीम फोल्ड करा और 8 आ गया, तो अगर दोनों में सेम आया तो वो एक दूसरे के इक्वल है। सो इससे हम पता करते हैं कि अगर उनका आंसर इक्वल है तो वो प्रपोर्शन में है। तो हमें इससे पता चल जाता है कि टू रेशियोज इक्वल है, और फिर ये पता चल जाता है कि वो प्रपोर्शन में है। अब हम ये पता कैसे करते हैं इस फॉर्मूले से। अब हमने एग्जाम्पल लिया था 2:6, 9:3, ये दोनों मीन्स हैं 6 और 9, इसको हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, ये साइन है मल्टीप्लाई करने का इसको, और ये 2 और 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर से। 6 और 9 को हम मल्टीप्लाई करने के लिए लिख लेंगे, और 2 और 3 को यहाँ पर 54 आ जाएगा और यहाँ पर 6 आ जाएगा। सो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं? नहीं है। तो इसका क्या मतलब है, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये प्रपोर्शन में नहीं है। वहीं अगर ये एक दूसरे के इक्वल होते तो ये प्रपोर्शन में होते। सो ये मैं आपको समझाना चाहती हूँ। एंड देखिए जनरली तो मैंने अभी जो आपको तरीका बताया उसी से जो प्रपोर्शन में है रेशियोज या नहीं, उसी से पता करते हैं। बट जनरली 2 वेज होते हैं। एक वे मैंने आपको बता दिया, मेनली हमें जब भी क्वेश्चन दिया जाता है प्रपोर्शन में, अगर हमें स्पेसिफिकली बोला जाता है कि आप प्रोडक्ट ऑफ मीन्स वाले तरीके से निकालिए, तो हम इस तरीके से निकालते हैं। बट एक और भी वे होता है प्रपोर्शन में है रेशियोज या नहीं पता करने का। वो क्या होता है, जैसे कि हमारे पास है 3:12 एंड 18:6, ये हमारे पास है। अब हम नेक्स्ट वे क्या कर सकते हैं, अब एक वे होता है जो हमने अभी, अगर आपने लास्ट पार्ट देखा होगा रेशियो में, तो क्या वे होता है नेक्स्ट, हम इसको डिवाइड में लेकर चले जाते हैं। जैसे हम रेशियो निकालते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म में, हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म कर देते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ मीन्स और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स है, तो हम मीन टर्म्स और एक्सट्रीम टर्म्स को आपस में रेशियो में मल्टीप्लाई करते हैं। बट इसमें हम एक रेशियो का दूसरे रेशियो का सिंपलेस्ट फॉर्म निकालते हैं, और उसके बाद देखते हैं कि दोनों का सिंपलेस्ट फॉर्म इक्वल है या नहीं, और फिर अगर वो इक्वल होता है तो वो प्रोपोर्शन होता है। इसके 3:12 है, तो 3/12 कर लेंगे और इसको सिंप्लीफाई कर देंगे। 3 1 3, 3 4 12, 18:6 है, 18/6 कर लेंगे, 6 1 6, 6 3 18। तो अभी क्या आ गया, 1/4 एंड 3/1, जो कि एक दूसरे के इक्वल नहीं है। तो ये जो है ये प्रपोर्शन में नहीं है। अगर ये इक्वल होते तो ये प्रपोर्शन में होते। तो सेकेंड वे ये होता है। सो एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास है 5:10 एंड 4:8। तो हम इसको कैसे लिख लेंगे, 5/10 एंड 4/8। अब हम इसको सेपरेटली कर देते हैं सिंपलीफाई। 5 1 5 2 4 1 4 2। तो ये 1/2 आ गया, जो एक दूसरे के इक्वल है। सो इसका क्या मतलब है, ये प्रपोर्शन में है। अभी हमने जो पहले कहा था वो इक्वल नहीं था। जब इक्वल नहीं होते तो इसका ये साइन होता है, इक्वल नॉट इक्वल। ये इक्वल का साइन है, ये नॉट इक्वल का साइन है। तो ये इक्वल है, तो ये 5:10 एंड 4:8 प्रपोर्शन में है। तो इस टाइप से हम फाइंड कर लेते हैं। एक होता है प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर, और एक सिंप्लीफाई होता है, इसमें हम एक रेशियो को और एक रेशियो के इसको आपस में सिंप्लीफाई करके निकालते हैं। सो ये 2 वेज होते हैं प्रपोर्शन निकालने के। एंड जो प्रपोर्शन का साइन होता है जो हम लगा देते हैं, मान लीजिए 5:10 और 4:8 प्रपोर्शन में, तो अब हम इसको कैसे लिखेंगे, तो हम इसको लिखेंगे 5:10 इज इन प्रपोर्शन विद 4:8। ये होता है प्रपोर्शन का साइन। रेशियो का साइन होता है 1 बार 2 डॉट, और प्रपोर्शन का होता है 2 बार 2 डॉट, इस टाइप से 4 डॉट्स इस टाइप से। तो ये प्रपोर्शन का साइन होता है। सो बस प्रपोर्शन के बारे में जो बस आपको इतना ही बताना था कि हम प्रपोर्शन कैसे निकालते हैं। 2 वेज होते हैं, एक प्रोडक्ट ऑफ मीन एंड प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, और एक वे होता है डिवाइड करने का। इस टाइप से हम निकाल लेते हैं प्रपोर्शन। जब 2 रेशियोज है, 2 से ज्यादा रेशियोज एक दूसरे के इक्वल होते हैं, तो उसको हम प्रपोर्शन कहते हैं। और प्रपोर्शन का साइन मैंने आपको बता दिया क्या होता है। सो बस आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, फैमिली के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप उनसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको बताने की पूरी कोशिश करने वाली हूँ। और अगर आप चाहते हैं मैं आपको कोई और सब्जेक्ट के बारे में बताऊं तो आप
मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। आज हम लोग साथ में मिलकर मैथ स्टडी करेंगे। तो आज हम अबैकस पढ़ेंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो चलिए अबैकस स्टार्ट करते हैं। पहले हम देखते हैं अबैकस होता क्या है। तो अबैकस कुछ इस तरीके का दिखता है, आप देख सकते हैं। कुछ इस तरीके का अबैकस दिखता है। तो फ्रेंड्स अबैकस कुछ इस तरीके का दिखता है, आप देख सकते हैं। कुछ इस तरीके का हमें दिखता है। और अबैकस में क्या होता है, एक डिवाइस टाइप का होता है अबैकस। तो ये कैलकुलेटर टाइप का होता है जिसमें बीड्स होते हैं। बीड्स मतलब इस तरीके के सर्कल होते हैं, और जो सर्कल होते हैं वही इसके नंबर होते हैं। मतलब जैसे 1 सर्कल है यानी 1 बीड है तो 1 इसका नंबर होगा, वंस वाले प्लेस का। यहाँ पर 2 है तो 2 होगा, और यहाँ पर अगर 0 है तो 0 होगा, तो ये हो जाएगा 21। एंड अगर यहाँ पर जो है वो 3 होते तो यहाँ पर 0 की जगह जो है वो 3 होता, तो हो जाता 321। तो ऐसे ये होते हैं। तो ये जो है इनके जो है वो टाइप्स भी होते हैं। 3 टाइप्स मोस्टली हम पढ़ते हैं। तो मैं आपको 3 टाइप्स बताती हूँ कौन से होते हैं। HTO यानी वंस, टेंस एंड हंड्रेड्स। यहाँ पर हम इनको बना लेते हैं। तो इस तरीके के कुछ होते हैं। ओके, तो एक टाइप तो ऐसा होता है जिसमें हमें बीट्स ड्रॉन दिए जाते हैं, जैसे 1, यहाँ पर 0 और यहाँ पर 2। ये क्या हो गया 201, क्योंकि यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 1 है, तो ये जाएगा 201। एक टाइप होता है हमारे पास जिसमें हमें बीट्स ड्रॉन नहीं दिए जाते हैं। हमें क्या दिया जाता है, नंबर दिया जाता है। जैसे कि हम यहाँ पर काउंट कर नंबर लिखते हैं अबैकस में, तभी उसका आंसर पता चलता है। तो हमें नंबर दिया जाता है, जैसे 2, 3, 1। तो यहाँ पर हमें ड्रॉ करना होता है 2, 3 एंड 1। तो इस तरीके से होता है। एक टाइप क्या होता है, HTO। इसमें हमें क्या करना होता है, हमें बीट्स ड्रॉन दिए जाते हैं, जैसे 1, 2 एंड 3। ओके, तो जो है ये हमें ड्रॉन दिए हैं। अब हमें क्या करना होता है, इसमें यहाँ पर 3, 2 और 1 हमें 3 फॉर्म में लिखना होता है। इसमें एक तो नंबर फॉर्म जो कि हमने यहाँ वाली में भी लिखा था, एक हमें एक्सपैंडेड फॉर्म में लिखना होता है, एक हमें वर्ड फॉर्म में लिखना होता है। एक नंबर फॉर्म हो गया, एक वर्ड फॉर्म। वर्ड फॉर्म हम सबको ही आता है 300। ये देखिए आप 300 एंड 21। ओके, तो ये उसका वर्ड फॉर्म हो गया। और हमें किस में लिखना होता है, एक्सपैंडेड फॉर्म में। एक्सपैंडेड फॉर्म इस तरीके से होता है, जैसे यहाँ पर 3 है, ये 100 की प्लेस पर है, तो कितना होगा 300। हमें इसे एक्सपैंड कर पूरा फुल फॉर्म में लिखना होता है। जैसे 300 पर है तो 300 हो जाएगा, तो हमें 300। 2 टेंस पर है तो 20 हो जाएगा, तो पूरा 20। एंड 1 वंस पर है तो 1 ही रहेगा, तो पूरा 1। इस तरीके से लिखना होता है, ये हम सबको पता ही है। तो इसका एक्सपैंडेड फॉर्म में लिखना होता है इस तरीके से 3, 2, 1। तो ये 3 फॉर्म्स में लिखना होता है। एक इस टाइप का होता है। तो ये होता है अबैकस के 3 टाइप्स। इसमें हमें बीट्स ड्रॉन दिए हैं तो नंबर लिखेंगे, नंबर लिखा दिया है तो बीट्स ड्रॉ करेंगे। एंड अगर बीट्स ड्रॉन दी हैं और हमें 3 फॉर्म में लिखना है तो हम 3 फॉर्म में लिखेंगे। अगर आप लोग ये कंफ्यूज हो गए कि हमें बीट्स ड्रॉन दिए हैं तो कब हमें सिर्फ नंबर लिखना है और कब हमें 3 फॉर्म्स लिखने हैं, ये कैसे पता चलेगा। तो अगर आपको 3 फॉर्म्स दिए हैं तो आपको अलग से बताया जाएगा क्वेश्चन में कि इसमें आपको 3 फॉर्म्स लिखने हैं। अगर आपको नहीं बोला गया है कि 3 फॉर्म्स लिखने हैं और बीट्स ड्रॉन दी गई हैं तो आपको सिर्फ नंबर लिखना है। तो इस तरीके से होता है अबैकस। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा और बेल आइकन भी ज़रूर हिट करिएगा। तो अगर आपको इसमें कुछ भी समझ नहीं आया है या आपको कुछ भी पूछना है तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर और अच्छे से समझाऊंगी। ओके फ्रेंड्स, तो मैं आपको और अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगी। तो आप पूछ सकते हैं मुझसे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।
मैं ऐसे ही फन की वीडियोस आपके लिए लाती रहूँगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन हिट करिएगा और इस वीडियो को लाइक करके शेयर भी करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। करेंगे जिससे हमें अबैकस और अच्छे से समझ आ जाएगा। हमने अपने लास्ट वीडियो में अबैकस पढ़ लिया था, आज हम कुछ सम सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी हिट कर दीजिएगा। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास एक क्वेश्चन है, राइट द प्लेसेस 100th प्लेस इज रिटन। मीन्स जैसे होता है ना 1s 10s 100s 1000 ऐसे करके प्लेस होती है ना, वो हमको यहाँ पर लिखनी है। हमें 100s की लिखी हुई दी गई है। तो चलिए अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो हमें यहाँ पर 100s की लिखी दी गई है, हमें प्लेस बाकी की लिखनी है। तो ये 1s होता है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 1s। ओके, ये 10s लिख देंगे हम यहाँ पर 10s। यहाँ पर हम लिख देते हैं 1000s एंड यहाँ पर हम लिख देंगे 10,000s एंड यहाँ पर ये हो गया 10,000। आप दोबारा देख सकते हैं 1s 10s 100s 1000s एंड 10,000s। तो ये इसके आंसर्स हैं, आप देख सकते हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट सम सॉल्व करते हैं। इसमें हमें क्या करना है, हमें बीट्स ड्रॉन दी गई हैं, हमें इसमें नंबर्स में एंड वर्ड्स में लिखना है, मतलब न्यूमरल फॉर्म में एंड वर्ड फॉर्म में। तो सबसे पहले हम न्यूमरल फॉर्म देख लेते हैं इसका। 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर 6 आ जाएगा। यहाँ 1, यहाँ पर हमारे पास 2 आ जाएगा। यहाँ पर 1 2 3 4 5 आएगा एंड यहाँ पर 2 आएगा। तो ये हो जाएगा 2 5 2 1 6। अब हम इसका वर्ड फॉर्म कर लेते हैं। तो चलिए इसका वर्ड फॉर्म कर लेते हैं। तो क्योंकि ये वर्ड फॉर्म है तो 1s 10s 100s 1000s 10,000, तो इसका होगा 20 25 5,000। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हमने इसका वर्ड फॉर्म लिख लिया 25,000 to 116। तो ये हमने एक और सम सॉल्व कर लिया। अब हमें यहाँ पर बीट्स ड्रॉ करनी है एंड नंबर हमारे पास दिया हुआ है, आप देख सकते हैं 4 2 6 7 8, ये हमारे पास नंबर्स दिए हैं एंड हमें इन पर बीट्स ड्रॉ करनी है। तो सबसे पहले हम 8 ड्रॉ कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, तो ये हमारा 8 ड्रॉ हो गया है। अब 7 ड्रॉ करेंगे। 1 2 3 4 5 6 एंड 7, देन हम 6 1 2 3 4 5 6 ड्रॉ करेंगे। फिर 1 एंड 2, देन 1 2 3 4 ड्रॉ करेंगे। तो ये इसका आंसर है, देख सकते हैं हमने बीट्स ड्रॉ कर दिए हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट इन फिगर्स। नंबर है 10,475। तो इसका हम फिगर में लिख लेते हैं, मतलब न्यूमरल फॉर्म में लिख लेते हैं 10,475। आप देख सकते हैं हमने इसका भी आंसर लिख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट इन वर्ड्स। तो इसको वर्ड्स में लिख लेते हैं 69। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं 69,007, यही है इसका आंसर, आप देख सकते हैं 69,007। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है ये, इसमें हमें क्या करना है, ये जो है हमें इंटरचेंज करना है 4 और 9 को। मीन्स 9 की प्लेस पर 4 आ जाएगा एंड 4 की प्लेस पर 9, एंड उसके बाद जो नंबर फॉर्म होगा वो हमें लिखना है। मतलब इसमें क्या करेंगे हम, 4 की जो प्लेस है वहाँ पर 9 लिखेंगे एंड 9 की जो प्लेस है वहाँ पर 4 लिखेंगे। एक्सचेंज कर देंगे, हम दोनों को इंटरचेंज कर देंगे एंड उसके बाद जो नंबर आएगा वो लिखेंगे वर्ड्स में और न्यूमरल में। तो नंबर जो आएगा वो होगा 95,084, राइट।
अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसको वर्ड फॉर्म में लिखना है। 90 सॉरी 90 नहीं, मैंने गलती से गलत लिख दिया, ये नहीं सही है, सॉरी ये सही था। 5 यहाँ पर क्योंकि 9 है, मैंने गलती से ये गलत लिख दिया था, ये 9 है। एंड ये 95 1000 एंड 84। ये देखिए 80 एंड 4। तो ये हमने कर लिया है नेक्स्ट सम सॉल्व। तो इसको हम ढंग से लिख देते हैं, ये समझ में नहीं आ रहा है थोड़ा सा। 90 एंड ये 4। ओके, तो ये 95,084 हो जाएगा। 95,084 ही तो है, तो 95,084 हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है ये वाला सम। इसमें हमें क्या करना है, हमें बीड्स ड्रॉ करने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5 2, यहाँ पर 0 है तो हम कुछ भी ड्रॉ नहीं करेंगे। 1 2 3 1 2 3 4 5 एंड 6, राइट। तो ये हमारे पास ये वाला सम भी हो गया है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे और फिर अगली वीडियोस में हम और कुछ सम्स सॉल्व करेंगे अबैकस के। आज की वीडियो में हम इतने ही सम्स सॉल्व कर रहे हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी हिट कर दीजिएगा। और अगर आपको कुछ समझ नहीं आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर और अच्छे से समझाऊंगी। और इसको अपने फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर भी करिएगा इस वीडियो को, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन भी हिट करिएगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय फ्रेंड्स। का एक टॉपिक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कंपेयरिंग नंबर्स मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। कंपेयरिंग नंबर्स मतलब हम नंबर्स को कंपेयर करना सीखेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी हिट कर दीजिएगा। कंपेयर करना मतलब जैसे हमारे पास 2 नंबर हैं, जैसे कि 48 एंड 56, हमें बताना है कौन सा बड़ा है। कंपेयरिंग का मतलब होता है, कंपेयरिंग नंबर्स का मतलब होता है हमारे पास कोई जो है वो 2 नंबर हैं, कोई 2 नंबर हैं एंड हमें उनमें से बताना है कि कौन सा छोटा है एंड कौन सा बड़ा है। इसी का मतलब तो कंपेयरिंग होता है। तो हम अभी जो नंबर का कंपेयरिंग सीख रहे हैं उसे कैसे करते हैं ये हम देख लेते हैं। तो जो है हमें इसमें से ये बताना है कि कौन सा बड़ा है, पर हमें ऐसे नहीं बताना कि इसे टिक कर दिया ये बड़ा है, इस तरीके से हमें नहीं बताना है। हमारे पास यहाँ पर 2 साइंस हैं, सॉरी 3 साइंस है, 2 नहीं 3। एक ऐसे और एक ऐसे, ये 3 साइंस होते हैं कंपेयरिंग नंबर्स के। हमें इन्हीं 3 साइंस से बताना होता है कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। ये वाला तरीका क्रॉस है नीचे टिक लगाने का, हम ऐसे करते हैं जैसे कि 48 एंड 56 हमारे पास है। तो जो है इसमें यहाँ पर हमारे पास 3 साइन है, एक इस तरीके का, एक इस तरीके का, एक इक्वल्स टू का। तो जो भी तरफ ये मुंह खुला होता है, ये एक मगरमच्छ का मुंह मान लीजिए, एक मगरमच्छ के मुंह की तरह होता है, तो इसको मगरमच्छ का फेस मान लीजिए। जिस भी तरफ ये मगरमच्छ का माउथ खुला होता है, क्रोकोडाइल का माउथ खुला होता है, इसे हम वहीं पर लगाते हैं जिस तरफ ये खुला होता है। यानी कि यहाँ पर तो बंद है, जिस तरफ ये खुला होता है वो वाला साइड नंबर बड़ा होता है। जैसे कि यहाँ पर 56 बड़ा है तो हम ये इस तरीके से लगाएंगे। हमें उस तरफ इस माउथ को खोलना होता है जिस तरफ बड़ा वाला नंबर है, इस तरीके से। एंड अगर हमारे पास होता 78 एंड 31 तो हम ये वाला साइन लगाते, यानी कि ये वाला लगाते। पहले हमने ये वाला लगाया था। एंड हमारे पास होता 92 एंड 92 तो हम इक्वल्स टू लगाते, मतलब कि दोनों इक्वल हैं,
इक्वल्स टू का मतलब होता है दोनों इक्वल हैं, तब हम इक्वल्स टू लगाते हैं। एंड जब इधर वाली साइड वाला बड़ा होता है तो हम ये वाला साइन लगाते हैं, एंड जब इधर वाली साइड वाला बड़ा होता है तो हम ये वाला साइन लगाते हैं। मतलब कि नंबर्स को कंपेयर करने में यही 3 साइंस जो है वो यूज़ होते हैं। इस तरीके से हम जिस भी साइड नंबर बड़ा होता है उस साइड ये साइंस यूज़ करते हैं। चलिए हम एक और कर देख लेते हैं, जैसे कि 77 एंड 22 कौन सा बड़ा है, ये वाला। एंड 85 एंड 47 कौन सा बड़ा है, ये वाला। एंड 32 एंड 74 ये वाला। 21 तो ये वाला। इस तरीके से हम साइंस देखते हैं कि कहाँ पर कौन सा आएगा एंड वही वाला साइन हम लगाते हैं। इसी को कहते हैं कंपेयरिंग नंबर्स। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आए होंगे फ्रेंड्स। तो आज की वीडियो में इतना ही। हम नेक्स्ट वीडियो में इनके कुछ सम सॉल्व करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी हिट कर दीजिए। अभी अगर आपको इसमें कुछ मेरे से पूछना है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको और अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आरना की दुनिया। सो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम लोग इंग्लिश का एक टॉपिक पढ़ेंगे, जो कि हम लोग पढ़ने वाले हैं आज 2 टाइप्स ऑफ वर्ब, जो कि ट्रांजिटिव वर्ब्स एंड इंट्रांजिटिव वर्ब्स। सो मेनली हम आज वर्ब्स पढ़ेंगे, जिसके हम आज 2 टाइप्स पढ़ने वाले हैं, ट्रांजिटिव वर्ब्स एंड इंट्रांजिटिव वर्ब्स। तो सबसे पहले हम लोग क्या समझ लेते हैं कि वर्ब्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले वर्ब्स क्या होते हैं। वर्ब्स होते हैं एक्शन वर्ड्स। वर्ब्स वो वर्ड्स होते हैं जो हमें बताएं कि कोई कुछ एक्शन हो रहा है, कुछ काम कर रहा है। अगर कोई भी पर्सन, कोई भी चीज़ है और वो कुछ काम कर रही है, तो वो जिस वर्ड से हमें पता चलता है वो वर्ब होते हैं। अगर हम वर्ब को हिंदी में बताएं तो वर्ब का मतलब होता है क्रिया, जो कुछ बताए कि क्या काम हो रहा है। देखिए वर्ब्स जैसे कि आई एम टीचिंग, तो ये एक सेंटेंस है, मैं पढ़ा रही हूँ। अब मैं क्या कर रही हूँ, आई एम टीचिंग, तो टीचिंग क्या हो जाएगा, हमारा वर्ब हो जाएगा। मैं पढ़ा रही हूँ, तो पढ़ा रही हूँ, तो टीचिंग जो है वो हमारा क्या होगा, वर्ब हो जाएगा। तो इस टाइप से जब जो वर्ड हमें बताएं कि कुछ काम हो रहा है, कोई चीज़ क्या काम कर रही है, कोई चीज़ कुछ एक्शन परफॉर्म कर रही है, वो वर्ब्स होती हैं। जैसे कि शी इज़ ईटिंग, ही इज़ स्टडीइंग, आई एम टीचिंग, या कोई भी चीज़ जो हमको बताए, वो प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस किसी में भी हो सकती है, जो हमें बताए कि क्या काम हो रहा है, उसे हम वर्ब कहते हैं। तो ये हमें पता चलेगा कि वर्ब क्या होता है। वर्ब होते हैं एक्शन वर्ड्स। एक होते हैं हेल्पिंग वर्ब्स भी होते हैं। हेल्पिंग वर्ब्स क्या होते हैं, देखिए ये तो हो गए हमारे वो वर्ब्स जिससे हमें पता चलता है कि कोई काम हो रहा है। सेकंड एक और होते हैं, वो होते हैं हेल्पिंग वर्ब्स। हेल्पिंग वर्ब्स मैं आपको बताऊं तो इज, एम, आर। तो यहाँ पर एम जो है वो भी हमारा वर्ब हो जाएगा, एम हमारा हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा। आई एम टीचिंग, तो मैं पढ़ा रही हूँ, तो एम भी क्या होगा, वर्ब होगा, क्योंकि यहाँ एक हेल्पिंग वर्ब्स भी होता है वर्ब का टाइप, जिनमें आते हैं इज, एम, आर। एंड अगर हम उसमें पास्ट टेंस में बोलें तो आते हैं वॉज, वर्ब। तो इस टाइप से तो हेल्पिंग वर्ब्स भी होते हैं। अब इज, एम, आर जो हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, अगर इज, एम या आर किसी भी सेंटेंस में यूज हो रहे हैं तो वो क्या है, हेल्पिंग वर्ब्स हैं। वॉज, वर्ब किसी भी सेंटेंस में यूज हो रहे हैं तो वो क्या है, हेल्पिंग वर्ब्स हैं। तो और जो हमें बताए कुछ काम हो रहा है वो क्या है, वो भी एक वर्ब है। तो आई एम टीचिंग, तो इसमें एम क्या हो जाएगा, हमारा हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा। तो वर्ब्स हमें समझ में आ गया। वर्ब्स क्या होता है, वर्ब्स के भी 2 टाइप्स होते हैं। कौन से 2 टाइप्स होते हैं वर्ब के। नंबर 1 पर आता है ट्रांजिटिव वर्ब्स। नंबर 1 होते हैं ट्रांजिटिव वर्ब्स एंड नंबर 2 होते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब्स। तो आज की इस वीडियो में हम लोग मेनली इन दोनों को पढ़ेंगे, इंट्रांजिटिव वर्ब्स एंड ट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होते हैं। ओके, सो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं ट्रांजिटिव वर्ब्स। सो जो ट्रांजिटिव वर्ब्स हमारे होते हैं, जब कोई सेंटेंस है
उसमें अगर वर्ब है और वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट है किसी सेंटेंस में, तब वो ट्रांजिटिव वर्ब कहलाता है। यानी कि ट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं वर्ब्स जिसमें ऑब्जेक्ट भी है सेंटेंस में साथ में, यानी कि वो वर्ब्स जिनको सेंटेंस में लगाने के लिए हमें एक ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है। ऑब्जेक्ट जिस सेंटेंस में नीडेड रहता है और उसमें जब वर्ब आता है तो वो ट्रांजिटिव वर्ब होता है। यानी कि जब कोई सेंटेंस में कोई वर्ब है और साथ में ऑब्जेक्ट भी है सेंटेंस में, तो वो ट्रांजिटिव वर्ब होता है। अब हम लोग समझ लेते हैं, ये तो हमें पता चल गया ट्रांजिटिव वर्ब सिंपल है बहुत, बस वो वर्ब्स जिनमें सेंटेंस में ऑब्जेक्ट आए वो ट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं। बट हमें पता है कि सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है या नहीं है। एंड मेन चीज जो मैं आपको इसी वीडियो में एक और चीज क्लियर कर दूं, ऑब्जेक्ट क्या होता है, अगर किसी को नहीं पता होगा तो वो मैं आपको बता देती हूँ। ऑब्जेक्ट ही क्या होता है, देखिए जैसे कि कोई सेंटेंस है तो एक सेंटेंस में सब्जेक्ट, प्रेडिकेट, ऑब्जेक्ट तीनों चीजें होती हैं। यानी कि मान लीजिए यहाँ पर है, जो मैंने पहले एग्जांपल लिया था वही मैं आपको बता देती हूँ, आई एम टीचिंग, तो ये हो गया एक सेंटेंस। सेकेंडली आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा तो रही हूँ बट आई एम टीचिंग इंग्लिश, ये हो गया एक और सेंटेंस। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ, आपको पता कैसे लगा कि सेंटेंस ऑब्जेक्ट है या नहीं है। तो देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट क्या होता है, मैंने सब्जेक्ट प्रेडिकेट पर पहले भी वीडियो बनाई, आप वो भी वॉच कर सकते हैं, मेरे चैनल पर ही अपलोड है। तो सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट वो होता है जो पूरा सेंटेंस का मेन होता है, जो वर्ब को कर रहा होता है, जिसके बारे में सेंटेंस में बात हो रही होती है। जैसे कि आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रही हूँ, बात किसके बारे में हो रही है सेंटेंस में, मैं, मेरे बारे में हो रही है। जो वर्ब करता है वो सब्जेक्ट होता है, जो जिसके बारे में सेंटेंस में बात हो रही है, जो सेंटेंस का मेन पॉइंट है। आई एम टीचिंग, कौन पढ़ा रहा है, आई। तो जो वर्ब को करता है या फिर जो सेंटेंस में जिसके बारे में बात हो रही है मेन, वो सब्जेक्ट होता है। सो आई क्या है, हमारा सब्जेक्ट है। नेक्स्टली प्रेडिकेट क्या होता है, सब्जेक्ट जो चीज करता है वो प्रेडिकेट होती है, यानी कि सब्जेक्ट को छोड़ के बाकी रेस्ट ऑफ द सेंटेंस प्रेडिकेट होता है। आई एम टीचिंग, मैं क्या कर रही हूँ, मैं पढ़ा रही हूँ, तो ये क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया। ठीक है, सो सब्जेक्ट जो मेन होता है सेंटेंस में जिसके बारे में बात हो रही होती है, प्रेडिकेट जो सब्जेक्ट क्या कर रहा है, सब्जेक्ट के बारे में क्या बात हो रही है, वो प्रेडिकेट होता है। ठीक है, सब्जेक्ट प्रेडिकेट मैं भी ज्यादा आपको उस लॉन्ग फॉर्म में नहीं बता रही हूँ, शॉर्ट ही मैंने आपको बता दिया। अब ऑब्जेक्ट क्या होता है, बेसिकली हमें जानना तो ये है ना ऑब्जेक्ट क्या होता है। सो मान लीजिए ऑब्जेक्ट वो चीज होती है जो वर्ब जो चीज कर रहा है, मतलब वर्ब जो सब्जेक्ट है वो जो एक्शन कर रहा है वर्ब के उससे, तो वो एक्शन का इफेक्ट किस चीज पर पड़ रहा है। जैसे कि आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रही हूँ, पर मैं क्या पढ़ा रही हूँ, आई एम टीचिंग इंग्लिश, तो इंग्लिश क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। इसी तरह से मतलब वर्ब जो चीज कर रहा है, वर्ब का इफेक्ट जिस चीज पे पड़ रहा है, यानी कि सब्जेक्ट के मीडियम से क्या वो हो रहा है वर्ब पर, तो वो होती है ऑब्जेक्ट। जैसे कि आई एम टीचिंग इंग्लिश, मैं क्या पढ़ा रही हूँ, मैं इंग्लिश पढ़ा रही हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो जो वर्ब का जो एक्शन हुआ है सब्जेक्ट के मीडियम से, उसका इफेक्ट जिस चीज पर पड़े वो होता है ऑब्जेक्ट। यानी कि हम पता किस करते हैं कि सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है या नहीं। अगर मान लीजिए ऐसे किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, तो हमें पता करना है ऑब्जेक्ट कैसे हमें पता चलेगा कि सेंटेंस में है या नहीं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम कोई भी सेंटेंस है तो हम उसमें क्वेश्चन फॉर्म करेंगे वर्ब के बाद। जैसे कि हमारे पास यहाँ पर वर्ब क्या है, हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है एम, टीचिंग में हमारे पास एक वर्ब है, यहाँ पर अगेन एम और टीचिंग वर्ब है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमें पता करना है कि सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है भी या नहीं है। सो हम क्या करेंगे, जब भी सेंटेंस है उसके जो वर्ब है उसके बाद हम एक क्वेश्चन फॉर्म करेंगे, और वो क्वेश्चन किस वर्ड से फॉर्म करेंगे, व्हाट से। अब क्या करेंगे हम लोग, आई एम टीचिंग व्हाट, इस सेंटेंस में अगर हम पूछेंगे आई एम टीचिंग व्हाट, तो हमें कोई आंसर मिलेगा नहीं, क्योंकि सेंटेंस सिर्फ इतना है आई एम टीचिंग, हमें नहीं पता हम क्या पढ़ा रहे हैं, हम इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, मैथ्स पढ़ा रहे हैं, हिंदी पढ़ा रहे हैं, हमें नहीं पता है, तो आई एम टीचिंग व्हाट पता नहीं। नेक्स्टली इस सेंटेंस में अगर आप पूछेंगे आई एम टीचिंग व्हाट, आई एम टीचिंग इंग्लिश, तो हम क्या पढ़ा रहे हैं, हम इंग्लिश पढ़ा रहे हैं। तो वर्ब जो चीज कर रहा है वो क्या कर रहा है, किस पर कर रहा है, क्या है उसका इफेक्ट पड़ रहा है, वो ऑब्जेक्ट है। आई एम टीचिंग व्हाट, मैं क्या पढ़ा रही हूँ, मैं इंग्लिश पढ़ा रही हूँ, आई एम टीचिंग इंग्लिश। सो इस टाइप से हम पता करते हैं कि सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है या नहीं। हम सेंटेंस में वर्ब के बाद व्हाट से एक क्वेश्चन फ्रेम करेंगे। जैसे कि मान लीजिए
सेंटेंस है शी इज ईटिंग पेस्ट्री और दूसरा सेंटेंस है शी इज ईटिंग। अब जो देखिए मैं आपको बताती हूँ पहले। लीजिए एक सेंटेंस है शी इज ईटिंग एंड नेक्स्ट सेंटेंस है शी इज ईटिंग अ केक मान लीजिए। तो अगर हमें पता करना है सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है या नहीं, फर्स्ट सेंटेंस हमारा ये है, सेकंड सेंटेंस हमारा ये है, तो चलिए पता करते हैं सेंटेंस ऑब्जेक्ट है या नहीं। तो एक चीज आपको याद करनी पड़ेगी, ये हमें जब भी पता करना है कि सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है या नहीं, तो हमें एक क्वेश्चन फ्रेम करना पड़ेगा वर्ब के बाद व्हाट से। शी इज ईटिंग, ईटिंग वर्ब हो गया, इज वर्ब हो गया। अब ईटिंग के बाद, ईटिंग वर्ब है, उसके बाद हमें जो है उसके बाद कितने भी वर्ड्स, जैसे कि मान लीजिए शी इज ईटिंग है, उसके बाद अ केक हमारे पास वर्ड है, बट हम उसको उसके बाद क्वेश्चन नहीं फ्रेम करेंगे, हमें बस वर्ब देखना है, जहां पर वर्ब आ गया उसके बाद हमें व्हाट लगा देना है, बस सेम सेंटेंस में व्हाट से क्वेश्चन फ्रेम करेंगे। शी इज ईटिंग, ईटिंग का वर्ब हो गया, शी इज ईटिंग व्हाट। इस सेंटेंस में पता चल रहा है वो क्या खा रही है, शी इज ईटिंग, हमें जितना पता है वो खा रही है, वो क्या खा रही है हमें नहीं पता, शी इज ईटिंग व्हाट, हमें कोई आंसर नहीं मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पर शी इज ईटिंग व्हाट, शी इज ईटिंग अ केक, वो एक केक खा रही है, वो क्या खा रही है, वो एक केक खा रही है, शी इज ईटिंग अ केक। तो इसमें हमें ऑब्जेक्ट मिल रहा है, यस हमें इसमें ऑब्जेक्ट मिल रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा। ईटिंग क्या हो जाएगा हमारा, ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, इंट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा। तो हमें से वर्ड याद नहीं करने की, ईटिंग ट्रांजिटिव है और ये इंट्रांजिटिव है, हमें सेंटेंस के अकॉर्डिंगली पता चलता है कि वर्ब ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव है। अब जो है ये वाला हमारा वर्ब जो है ट्रांजिटिव नहीं होगा, इसमें हमें ऑब्जेक्ट नहीं मिल रहा है। अब मान ले, अब हमें पता चल गया कि ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, जिसमें ऑब्जेक्ट होता है जिस सेंटेंस में, वो वर्ब ट्रांजिटिव होते हैं, जिस वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट होता है वो वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब होते हैं। अब हमें ये पता चल गया ऑब्जेक्ट है नहीं, वो कैसे पता करते हैं। नेक्स्ट चीज है वो है इनट्रांजिटिव वर्ब्स। तुमने ट्रांजिटिव पढ़ लिया, इनट्रांजिटिव, अभी आप लोग को ट्रांजिटिव समझ लिया होगा अगर आपने अच्छे से, तो आपको समझ ही आ जाएगा इनट्रांजिटिव क्या होते हैं। इनट्रांजिटिव वो वर्ब्स होते हैं जिसमें ऑब्जेक्ट रिक्वायर नहीं होता है, जिसमें ऑब्जेक्ट नीडेड नहीं है, हमें सिर्फ जो सेंटेंस है उसका मतलब ऐसे ही पता चल गया, हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत जो है वो यहाँ पर नहीं पड़ेगी। तो जिस जो है सेंटेंस में वर्ब के साथ कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है वो इंट्रांजिटिव है। सिंपल है, जिस वर्ब के साथ सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है वो वर्ब इंट्रांजिटिव है। जस्ट आपको एक चीज सिंपल समझिए, ट्रांजिटिव जिस वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट है सेंटेंस वो ट्रांजिटिव है, जिस वर्ब के साथ सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है वो इंट्रांजिटिव है। दिस इज वेरी सिंपल। नेक्स्ट, अब हमें पता चल गया कि ऑब्जेक्ट कैसे है या नहीं है, कैसे पता करते हैं, व्हाट से क्वेश्चन बनाकर, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे कि देखिए बर्ड्स फ्लाई, यहाँ पर सेंटेंस है बर्ड्स फ्लाई, बर्ड्स फ्लाई व्हाट, बर्ड्स क्या उड़ा रही हैं, नहीं ना, कोई आंसर नहीं मिलेगा। बर्ड्स उड़ रही हैं, बस क्या उड़ रही हैं, कैसे उड़ रही हैं, कोई आंसर नहीं है सेंटेंस में। बर्ड्स फ्लाई, जस्ट फ्लाई वर्ब है, उसके बाद अगर हम व्हाट से क्वेश्चन फ्रेम करेंगे बर्ड्स फ्लाई व्हाट, हमें कोई आंसर नहीं मिलेगा। तो जब हमें कोई आंसर नहीं मिलता व्हाट से क्वेश्चन फ्रेम करने के बाद, तो यानी कि उस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट जो है वो नहीं है, ठीक है। अब मान लीजिए सेम ही रन्स, ही रन्स, अब ही रन्स में ही रन्स व्हाट, क्या रन कर रहा है, क्या भाग रहा है, नहीं ना, कोई आंसर नहीं मिलेगा। ही रन्स व्हाट, नो आंसर, यानी कि ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। तो इस समय पता चलता है ऑब्जेक्ट है या नहीं है। सेकेंडली, ऑब्जेक्ट हम लोग दो तरह से पता कर सकते हैं, एक डायरेक्ट एंड एक इनडायरेक्ट। अगर मान लीजिए किसी सेंटेंस में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है तो वो ट्रांजिटिव है, तो ट्रांजिटिव है ही, और अगर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है तो ही वो ट्रांजिटिव है। इनडायरेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, देखिए जैसे कि मान लीजिए ही गेव flowers to the teacher, to the teacher, ये हमारे पास सेंटेंस है, ये flowers to the teacher। अब हमें पता करना है कि इसमें क्या ऑब्जेक्ट है। he gave what, he gave flowers, gave वर्ब हो गया, he gave what, he gave flowers, तो हमारे पास ऑब्जेक्ट है, तो ये हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। जब हमने व्हाट से क्वेश्चन फ्रेम करा, हमारे पास ऑब्जेक्ट पहली बार में ही आ गया, तो वो हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब
इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, जब आपको पता करना है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जब मान लीजिए आपने वर्ड से क्वेश्चन फ्रेम करा, आपके पास कोई आंसर नहीं आया, आपको ऑब्जेक्ट नहीं मिला, तो आपने उसको मान लिया इंट्रांजिटिव है, तो आप ऐसे नहीं मान सकते, आपको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी हो सकता है सेंटेंस में। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, जब हमें वर्ड से क्वेश्चन फ्रेम करने पर ऑब्जेक्ट नहीं मिलता है, तब हम क्वेश्चन फ्रेम करते हैं whom से, ठीक है। तो अब हम क्वेश्चन फ्रेम करते हैं टू whom या फॉर whom, मतलब वर्ड whom है बट सेंटेंस में लगाने पर हम ऐसे फ्रेम करेंगे, he gave flowers to whom, he gave flowers to the teacher। तो इस टाइप से हम टू whom या फॉर whom से क्वेश्चन फ्रेम करते हैं जब हमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट डालना है। मान लीजिए आपने वर्ड से क्वेश्चन फ्रेम करा, आपको कोई ऑब्जेक्ट नहीं मिला, तो आप लोग फिर क्वेश्चन फ्रेम करेंगे whom से। whom से अगर आपको ऑब्जेक्ट मिल जाता है तो वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, बट है तो वो ऑब्जेक्ट ही, तो तभी भी जो आपका वर्ब है वो ट्रांजिटिव ही रहेगा। तो ऑब्जेक्ट भी दो तरह के होते हैं, जो है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। डायरेक्ट आप तब निकाल सकते हैं जब आपको वर्ड से क्वेश्चन फ्रेम करने पर ही आपका वर्ब मिल गया तो वो डायरेक्ट हो जाएगा। अगर आपको वर्ड से नहीं मिल रहा है तो आप whom से क्वेश्चन फ्रेम करिए, अगर तब मिल रहा है तो वो इनडायरेक्ट हो जाएगा, और दोनों से फ्रेम करने पर भी नहीं मिल रहा है तो भाई फिर तो वर्ब इंट्रांजिटिव ही है, फिर आप और कुछ नहीं निकालेंगे। तो ये फ्लावर्स टू द टीचर, ये व्हाट फ्लावर्स डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ गया। अब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का क्या मतलब है, डायरेक्ट यानी कि सीधे, इनडायरेक्ट मतलब कि हमें डायरेक्टली कोई चीज नहीं मिल रही है, हमें वर्ड से क्वेश्चन फ्रेम करा नॉर्मली हमें। तो बस अभी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो चुका है फ्रेंड्स, तो बस मैं इतना ही बता रही हूँ कि जब हमें डायरेक्ट वर्ब नहीं मिलता है तो हम क्वेश्चन फ्रेम करते हैं whom से वर्ब के बाद, तो हमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ना मिलने पर हम क्या करते हैं, वर्ब के बाद whom से क्वेश्चन फ्रेम करते हैं तो हमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिलता है। तो डायरेक्ट का मतलब जो चीज़ हमें डायरेक्टली सीधे मिल रही है, इनडायरेक्ट मतलब हमें वर्ड से क्वेश्चन फ्रेम करने पर ऑब्जेक्ट नहीं मिला तब हमें whom से क्वेश्चन फ्रेम करना पड़ेगा, हमें डायरेक्टली ऑब्जेक्ट नहीं मिला तो वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। तो अगर हमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी मिलता है किसी वर्ब में तभी भी वो वर्ब जो है वो ट्रांजिटिव है, बट हमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों में से कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं मिल रहा है तो वो वर्ब इनट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं बर्ड्स फ्लाई वॉट, तो हमें आंसर नहीं मिल रहा था, अगर हम करेंगे बर्ड्स फ्लाई whom तभी भी हमें कोई आंसर नहीं मिलेगा, ही रन्स whom कोई आंसर नहीं मिलेगा, तो ये इनट्रांजिटिव ही हो जाएगा, ठीक है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है, मैं और ज़्यादा आपको कुछ नहीं बताऊंगी, वैसे भी ये बहुत ही इजी से टॉपिक था, ट्रांजिटिव वर्ब इंट्रांजिटिव वर्ब। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आप इनसे कमेंट से पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद है लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर दीजिएगा। आप वीडियो से अगर आपको कोई रिलेटेड क्वेरी है तो आप कमेंट से पूछ सकते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन मैं आपको बताने की पूरी कोशिश करूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।